हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन के ग्वादर को चाबहार से जवाब देगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, ड्रैगन को पाकिस्तान का साथ तो हिंदुस्तान की अमेरिका कर रहा है मदद। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, और इसी बीच आपको लेकर चलेंगे कश्मीर में दोस्तों, जहां दक्षिण कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फेंका गया है ग्रेनेड। जी हां दोस्तों, ग्रेनेड से हमला किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर चीन को भारत ने दिया है 2 टुक जवाब दोस्तों, बताएंगे इस संदर्भ में। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका में भी लहराया भारत का तिरंगा। जी हां दोस्तों, और साथ ही प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी दोस्तों, क्या पति पत्नी दोनों को मिलेंगे पैसे, सबसे बड़ी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 देश बनने जा रहा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के ग्वादर को चाबहार पोर्ट से जवाब देगा अपना भारत। ड्रैगन को पाकिस्तान का साथ तो हिंदुस्तान की अमेरिका कर रहा है मदद। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर पर चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत की नौसेना को इस हिस्से में अब अमेरिका का भी समर्थन मिलने लगा है दोस्तों। लेकिन इसके बीच अरब सागर पर जो कुछ हो रहा है उस पर शायद किसी की नजर नहीं जा रही है। अरब सागर के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, ईरान का चाबहार और पाकिस्तान का ग्वादर। एक जहां भारत के पास है तो दूसरा चीन ने खरीदा है दोस्तों। चाबहार की डील साल 2016 में उस समय हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान की यात्रा पर गए थे दोस्तों। उस डील को भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण करार दिया गया है। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है दोस्तों। ग्वादर को हासिल करने का मकसद हिंद महासागर पर अपनी पैठ जमाना था, जबकि चाबहार भारत को अफगानिस्तान के करीब लेकर आता है दोस्तों। दोनों ही बंदरगाह अपने अपने लिहाज से काफी अलग है। जी हाँ दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह कई तरह से भारत के लिए चुनौती था। भारत के कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानने लगे थे कि इस जगह से चीन की जासूसी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। चीन इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका की नौसेना की जासूसी करने में सफल हो जाएगा। भारत के लिए ग्वादर सीधा खतरा था और इसका जवाब चाबहार था दोस्तों। भारत ने चाबहार में 213 किलोमीटर लंबी जरंग दिलाराम सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है दोस्तों। और अब सीधा चीन को कड़ा मुकाबला अपना भारत दे सकता है दोस्तों। ऐसे में कमेंट में मोदी है तो मुमकिन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर दक्षिण कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर फेंका गया है ग्रेनेड। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के संगम इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर ग्रेनेड फेंका है दोस्तों। ग्रेनेड लक्ष्य से चूक गया और सड़क के किनारे विस्फोट हो गया। हमले में एक नागरिक घायल हो गया दोस्तों। क्षेत्र की घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी गई है दोस्तों, और प्रशासन मिलकर इस पर और ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर यह ग्रेनेड फेंका दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की दुआएं ही काम आई दोस्तों, जो डायरेक्ट इन पर ना गिर करके रोड के किनारे जा गिरा। ऐसे में जय हिंद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने यूएनएससी में चीन को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, कहा समझौतों को नहीं मान रहा है ड्रैगन। जी हां, भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को फटकार लगाई और उसके दोहरे चरित्र को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के उद्देश्य से एक तरफा कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी जबरदस्ती या एक तरफा कार्रवाई यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है और ये आम सुरक्षा का अपमान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। उन्होंने आगे कहा कि साझा सुरक्षा तभी संभव है जब देश दूसरों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का सम्मान करे और उन समझौतों को रद्द करने के लिए एक तरफा उपाय ना करें जिनके वे पक्ष में थे। यूएनएससी की बैठक में भारत ने चीन पर सीमा समझौतों और प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी बड़ा आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर, इंडिया परेड डे में लहराया तिरंगा। प्रवासी भारतीयों ने रचा कीर्तिमान, बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आजादी के अमृत महोत्सव की जबरदस्त झलक देखने को मिली दोस्तों।
दोस्तों प्रवासी भारतीयों ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर इंडिया डे परेड में कीर्तिमान रच दिया। इस दौरान भारतीयों ने 2 विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए दोस्तों। दरअसल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बोले तो FIA ने रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय डायस्पोरा द्वारा आयोजित वार्षिक इंडिया डे परेड में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्तों। पहला ये कि एक ही समय में सबसे अधिक तिरंगा फहराने का, जबकि दूसरा संगीत वाद्य यंत्र में बड़ी संख्या में डमरू और ड्रम के इस्तेमाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। जी हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बोले तो FIA के प्रेसिडेंट केनी देसाई ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि FIA ने आज भारत को गौरवान्वित किया है और हम इस उपलब्धि को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को समर्पित करते हैं। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में झंडा ऊंचा रहे हमारा कहना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, बड़ी खबर, अमेरिका ने नौसेना में शामिल किया खतरनाक हथियार हीलियोस, पल भर में तबाह कर देगा चीनी मिसाइलें। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच कोरोना उत्पत्ति को लेकर चल रही तनातनी अब ताइवान की वजह से और बढ़ गई है दोस्तों। ताइवान को लेकर दोनों महाशक्तियां आमने सामने हैं। ड्रैगन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अब अमेरिकी नौसेना को एक ऐसा ताकतवर हथियार मिला है दोस्तों, जो पल भर में ही दुश्मन को सबक सिखा देगा। अमेरिकी नौसेना ने ताकतवर डेस्ट्रॉयर पहली ऑपरेशनल एंटी मिसाइल लेजर गन इंस्टॉल की है, जिसे आने वाले कुछ सालों में टेस्ट किया जाना है दोस्तों। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डेवलप इस गन को हीलियोस का नाम दिया गया है। इस लेजर गन को अमेरिकी नौसेना के डेस्ट्रॉयर USS प्रेबल और इंस्टॉल किया गया है दोस्तों। ये एक हाई एनर्जी टैक्टिकल लेजर वेपन है जो पल भर में चीनी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इजराइल से भारत वाली मिसाइल खरीद रहा है चीन का एक और अद्भुत दुश्मन। जी हां, 70 किलोमीटर की रेंज में ड्रैगन की नो एंट्री। बता दें, चीन का कट्टर दुश्मन देश वियतनाम जल्द ही इजराइल से बराक 8 मिसाइल खरीदने वाला है दोस्तों। इस डील को फाइनल करने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्रालय का एक उच्च प्रतिनिधि मंडल सितंबर में इजराइल का दौरा करने वाला है दोस्तों। इस दौरान इजराइल और वियतनाम के बीच बराक 8 मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरियों के लिए डील फाइनल की जाएगी। इस डील की कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है दोस्तों। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वियतनामी वायुसेना के डिप्टी कमांडर के साथ साथ एयर डिफेंस के चीफ करेंगे दोस्तों। वियतनाम पहले से ही इजराइल में बने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। बराक 8 सिस्टम को कई तरह के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। इसे जमीन पर या समुद्र में तैनात किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इन खबरों से आप एक बात जरूर समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि अब चीन का कोई भी पड़ोसी दोस्तों डरने वाला नहीं है। अब हर कोई अपनी ताकत में इजाफा करके चीन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना एकमात्र देश ऐसा बताता है दोस्तों जो अपने पड़ोसियों के लिए मोनोपोली का कार्य करता है दोस्तों, दिखाता है कि वही है जो है। ऐसे में अब इसको जवाब देने के लिए हर एक पड़ोसी तैयार होता और मजबूत होता नजर आ रहा है। ऐसे में ऑल द बेस्ट वियतनाम आप लोग जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के लिए सिरदर्द बना बेल्ट एंड रोड। मौके पर चौका मारने की फिराक में है अमेरिका, लेकिन आसान नहीं है रास्ता। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इन गर्मियों में दुनिया के कई क्षेत्रों की यात्रा की है। मिडिल ईस्ट से लेकर पूर्वी एशिया तक अमेरिकियों की ये यात्राएं गरीब देशों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता का प्रतीक थी दोस्तों। और इससे कहीं ज्यादा इन्हें चीन के साथ एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी देखा जा रहा है। लगभग 1 दशक से चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अपने इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तहत चीन पापुआ न्यू गिनी से केन्या तक हाईवे, श्रीलंका से पश्चिम अफ्रीका तक बंदरगाह और लैटिन अमेरिका से दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजली और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है दोस्तों। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफ्रीका के लिए एक प्लान की घोषणा की है, जिसे सब सहारा अफ्रीका स्ट्रेटजी नाम दिया गया है। एक और जब अमेरिका चीन को हराने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में पैसा झोंकने के लिए तैयार है, तब चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट खुद कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है दोस्तों। दुनिया के कई देशों में प्रभावी साबित होने के बाद भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब चीन के लिए
सिर दर्द बनता जा रहा है। फंड की कमी और राजनीतिक उठापटक के चलते कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं, जिसका क्लियर फायदा दोस्तों अमेरिका उठाने वाला है। देखते हैं दोस्तों कब वो वक्त आता है। बात कर अगली खबर की, जहां पर यूक्रेन की मदद करते करते यूरोप का तेल हुआ खत्म। वर्ल्ड पावर्स की अब होगी पुतिन के सामने अग्नि परीक्षा। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे होने वाले हैं और ये 7वां महीना में प्रवेश होने वाला है दोस्तों। और इन बीते 6 महीनों में रशिया के खिलाफ पश्चिमी एकजुटता आश्चर्यजनक रूप से बेहद मजबूत और काफी हद तक एकजुट रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींचने और कोविड संकट के बावजूद नाटो की अहमियत बढ़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं कीव को वित्तीय और हथियार सहायता पहुंचाने में पश्चिमी देश सफल रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे यूरोप में सर्दियों की शुरुआत होने जा रही है, यूरोपीय अधिकारियों में ये चिंता बढ़ती जा रही है दोस्तों कि अब तक पश्चिमी देशों में रही आम सहमति टूट सकती है। जी हाँ, जर्मनी पहले ही रशिया से गैस की कमी होने की आशंका जता चुका है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद पहले से ही गैस में आधी से ज्यादा कटौती मॉस्को की तरफ से की जा चुकी है। ऐसे में यूरोपीय देशों के सामने विकराल संकट खड़ा है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर ईरान से संबंध सुधारेगा भारत का ये दोस्त, सालों बाद फिर से तेहरान भेजेगा अपना राजदूत। जी हाँ, ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को खत्म करने के 6.5 साल से ज्यादा समय के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एक बार फिर से ईरान में अपने राजदूत को तैनात करने जा रही है दोस्तों। ये घोषणा यूएई के विदेश मंत्रालय ने रविवार को की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान में अमीरात के राजदूत सैफ मोहम्मद अल जाबी में तेहरान जाएंगे ताकि दो पड़ोसियों और क्षेत्र के सामान्य हितों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा जा सके। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सदियों पुराने हैं। ऐसे में रिश्ते को सुधारना दोनों देशों की मजबूरी थी। दुबई लंबे समय से बाहरी दुनिया के लिए ईरान के मुख्य संपर्क स्थलों में से एक है। यूएई इसके लिए कुछ महीने पहले से ही प्रयास कर रहा था दोस्तों, जिसमें उसे सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन से टकराने के लिए जंगी तैयारी में जुटा ताइवान नागरिकों को देगा मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरा हुआ है, तो वहीं ताइवान भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान जंग की तैयारी कर रहा है। एंटी शिप मिसाइल से चीनी नेवी पर प्रहार करेगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान अपने नागरिकों मिलिट्री ट्रेनिंग भी देगा दोस्तों। ताइवान में TV9 भारतवर्ष की टीम दोस्तों समुद्र के उस इलाके में पहुंची जहां ताइवान और चीन के युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं। इस बीच अमेरिका के एक और बड़े नेता ताइवान पहुंचे। अमेरिकी राज्य इंडियाना के गवर्नर इरिक होलकाम ताइवान पहुंचे हैं। इरिक होलकाम आज यानी रात ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की और इससे कुछ दिन पहले ही जापान के सांसद भी ताइवान के दौरे पर पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों ताइवान अब अपने पूरे नागरिकों को दोस्तों मिलिट्री ट्रेनिंग देगी। क्या कहते हैं आप लोग, क्या गुड इनिशिएटिव है या नहीं? ताइवान की ओर से कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां रशिया ने 2 दिनों में ही खोज लिया दारिया दुगिन का हत्यारा। यूक्रेन से मारने आई थी महिला, कीव पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की बम धमाके में मौत के बाद रशिया की तमाम एजेंसियां एक ही सवाल का जवाब खोज रही हैं, आखिर दारिया दुगिन को किसने मारा। लेकिन रशिया का दावा है कि उसने इस सवाल का जवाब खोज लिया है। रशिया ने यूक्रेन की खुफिया सेवाओं पर दारिया दुगिन की हत्या का आरोप लगाया है। दारिया की मौत शनिवार शाम को एक कार धमाके में उस वक्त हुई जब वो खुद अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर को ड्राइव कर रही थी। दोस्तों यूक्रेन ने रशिया की संघीय सुरक्षा सेवा के आरोपों का खंडन किया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक यूक्रेनी महिला कथित तौर पर दारिया पर नजर रखने के लिए उनके पास वाले एक फ्लैट में रह रही थी। वो हत्या वाली रात उस फेस्टिवल में शामिल हुई जिसमें दारिया मौजूद थी। वहां से निकलने के 5 मिनट बाद दारिया की कार में लगा बम ब्लास्ट हो गया और वो गाड़ी के भीतर ही जलकर मर गई। जी हाँ दोस्तों, इस हमले को लेकर विश्लेषकों ने भी यूक्रेन पर संदेह जताया था और अनुमान लगाया था कि संभवतः कीव ने इस हमले का आदेश दिया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने फिर बड़े भाई का फर्ज निभाया, श्रीलंका को सौंपे 21,000 टन फर्टिलाइजर। जी हाँ, भारत ने संकट ग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन फर्टिलाइजर भेजा है। इससे देश की फसल अच्छी होगी और खेत लहलहाएगी। तो वहीं श्रीलंका ने भारत के इस सहयोग के लिए आभार जताया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया है दोस्तों कि दोस्ती और सहयोग को और सुगंधित करते हुए भारतीय उच्चायोग औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोगों को भारत के विशेष समर्थन के तहत 21,000 टन उर्वरक
सौंपा है। जी हाँ, श्रीलंका और वहाँ की जनता जब से आर्थिक संकट से जूझ रही है तब से लेकर अब तक भारत कोलंबो की सहायता करता आ रहा है। नई दिल्ली ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह श्रीलंका की मदद की है। वैसे भी श्रीलंका को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने में भारत सबसे आगे रहा है और उन देशों में से एक है जिसने आवश्यकता के समय में अधिकतम सहायता प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने दोस्तों श्रीलंका की मदद की, ये बात समझ में आती है दोस्तों। ऐसे में श्रीलंका को भी भारत को लेकर रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोस्तों। जब भारत ने चीन के उस पोत को श्रीलंका के पोर्ट पर यानी हम्बनटोटा पोर्ट पर रोकने के लिए पूरे तरीके से मना किया दोस्तों, उसके बावजूद भी श्रीलंका ने चीन के उस पोत को अलाउ किया दोस्तों। ऐसे में भारत की मदद और श्रीलंका का चीन की तरफ झुकाव दोस्तों, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और भारत को लेकर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता दोस्तों भारत सरकार को क्या कहना चाहती है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बांग्लादेश में सत्ता के लिए मदद मांगने के बवाल के बीच भारत आ रही हैं शेख हसीना। क्या चुनाव में पक्की करना चाहती है जीत? जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 सितंबर से 3 दिवसीय भारत दौरा करने की संभावना है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत के केंद्र में क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा सहयोग का मुद्दा प्रमुख रहेगा। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस दौरे की जानकारी रखने वाले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने ढाका में पीटीआई भाषा को बताया कि हमने उनका यानी हसीना का कार्यक्रम लगभग तय कर लिया है और उनके 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर 5 सितंबर को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2019 के बाद ये हसीना का पहला भारत का दौरा होगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका के टॉप कोरोना एक्सपर्ट राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर फाउची का बहुत बड़ा ऐलान, जल्द छोड़ देंगे सभी पद। जी हाँ दोस्तों, संक्रामक बीमारियों के सबसे बड़े जानकार माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने अब अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सोमवार को ऐलान किया है कि 5 दशक की सेवा के बाद वो दिसंबर में पद छोड़ने वाले हैं। जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर फाउची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज और AID लेबोरेटरी के चीफ रह चुके हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान को मिली बहुत बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों कोर्ट ने उन्हें प्री अरेस्ट बेल दी है, जिसका मतलब है कि 25 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमा एक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और कुछ पुलिस अफसरों को धमकी देने के मामले में दर्ज किया गया था। इसी मामले में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 25 अगस्त को एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि तब तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। अगली खबर की बात करें, जहां पर एस जयशंकर जी ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा यह हमारी एकता को दिखाता है। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक अवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक कासा डी ला इंडिपेंडेंशिया की यात्रा की। दोस्तों जहां से 2 सदी से भी अधिक समय पहले दक्षिण अमेरिकी देश की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था। जयशंकर दक्षिण अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण पर ब्राजील पहुंचे। दक्षिण अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए जयशंकर पराग्वे और अर्जेंटीना की यात्रा भी कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन में अब उतारने पड़ गए सेना के जवान। जी हां, गर्मी और सूखे से चीन हुआ बेहाल, बर्बाद हो गई फसलें। जी हां, चीन इस बार सूखे की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों साउथ वेस्ट चीन के चोंग किंग में कई जगहों पर आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा। वहीं भीषण गर्मी और बारिश की कमी की वजह से कई नदियां सूख गई, किसानों की फसलें सूख रही और बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर जा रहा ट्रक 500 फीट गहरी खाई में गिरा, 9 की मौत और 4 हुए घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो POK के शौजाबाद इलाके में रविवार को सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 4 घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलर सैन्य ड्यूटी के दौरान सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों सभी घायलों को रावलपिंडी के संयुक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली शराब नीति मामला को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों MHA का बड़ा एक्शन, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी
कर दिए गए सस्पेंड। जी हां, दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी एमएचए ने सोमवार देर शाम बड़ा एक्शन लेते हुए तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा और उपायुक्त अनंत तिवारी को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चूक के लिए निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के कुछ दिनों बाद सोमवार को गृह मंत्रालय ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त अनंत तिवारी को निलंबित कर दिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर पटना में सुशासन बाबू के अधिकारी की हिटलर शाही अभ्यर्थियों पर भांजी लाठियां। जी हां दोस्तों, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में अपनी मांग लिए आवाज उठाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। बीटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में टीईटी परीक्षा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इन छात्रों को तितर बितर करने के लिए एडीएम के सिंह ने हिंसक रास्ता अपनाया। उन्होंने छात्रों पर लाठी चार्ज करने के लिए कह दिया, साथ ही साथ खुद भी लाठी लेकर छात्रों को पीटने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और चौंका देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में सुशासन बाबू का ये कैसा प्रशासन है दोस्तों, क्या होगी आपकी इस पर राय कमेंट करके लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और बिहार की स्थिति किस ने खराब किया है दोस्तों, आपकी जो भी राय हो सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी और क्या पति पति दोनों को मिलेंगे पैसे, तो आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए से करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। अब तक 11 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं, जबकि 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों को खुशखबरी दे दी है। ई-केवाईसी करवाने की आखिरी डेट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल पहले किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी हर हाल में करवा लेनी थी, लेकिन अब ये तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इस तरह जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है दोस्तों, वे 31 अगस्त तक इसे करवा सकते हैं। मालूम हो कि ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसान अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और बड़ा सवाल जो आप लोगों ने पूछा है दोस्तों, क्या पति पत्नी दोनों को मिलती है रकम, तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, दरअसल एक किसान परिवार में सिर्फ एक ही शख्स को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए वार्षिक मिल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको जवाब मिल गया होगा। अगली खबर की बात करें जहां अटल पेंशन योजना पर आया नया अपडेट। इन लोगों के पास खाता खुलवाने का है आखिरी मौका। जी हां, अगर आप अटल पेंशन योजना में खाता या आप सरकार की इस योजना में अकाउंट खुलवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में चल रही इस योजना के तहत 60 साल के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है। इसे सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए चला रही है दोस्तों। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन दी जाती है। मार्च 2022 से इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार चला गया। वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों अपने आदेश में कहा है कि आयकर दाता इस योजना में 1 अक्टूबर से निवेश नहीं कर सकते। 30 तारीख के बाद मिलने वाले ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, हर महीने 42 रुपए का आप निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे, समझ ही पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, शक हो दोस्तों, या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर हमसे अवश्य पूछ सकते हैं बेझिझक दोस्तों, हम आपको वही जवाब देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।